हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारत जो है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ की जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उसको ऑक्शन कर रहा है। कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है, ये जनरल मुशर्रफ की जो फैमिली है, यूपी के अंदर उनकी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल ले लिया और इसको आपको पता है वो किस लॉ के तहत जो है वो ऑक्शन कर रहे हैं? अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़ के करीब जो एनिमी प्रॉपर्टी जो जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन की ज़मीनें मौजूद थी, यानी पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है। लेकिन चाइना के हवाले से भी इसमें ये बात आती है कि चाइना की भी कुछ ज़मीनें हैं। खैर एनी हो 1962 में एक इंडिया जो साइनो इंडियन वॉर हुई थी उसमें भी फिर 1965, 1971 उसमें आपको पता है जंगें वगैरह हुई थी। खैर एनी हाउ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में 1966 में उसमें इंडिया और पाकिस्तान ने डिस्कस किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम रिटर्न करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने 1971 में तमाम जो ज़मीनें हैं वो बेच दी। ठीक है जी। और देन एनी हाउ ये एक ऐसी चीज़ है लेकिन जनरल मुशर्रफ जो है उनकी ज़मीन के लिए ऑनलाइन बोलियाँ लग रही हैं। और सुनने में ये आया है कि जो इसकी जो बेसिक कीमत है, जो इसकी बेसिक कीमत है, उससे कई गुना ज़्यादा बोली लग रही है। ज़ाहिर बात है वो क्योंकि जनरल मुशर्रफ की थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सुनने में आ रहा है कि इस वक़्त इंडिया के अंदर इसकी कीमत जो है 39 लाख रुपए है, ठीक है? और कई लोग जो हैं वो उसको डेढ़ करोड़ इंडियन रुपए में ये ज़मीन लेना चाहते हैं, ये जगह लेना चाहते हैं और उसकी ज़ाहिर बात है एक उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। जनरल मुशर्रफ की वजह से उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है क्योंकि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे, फिर सदर बने, फिर उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। 2001 में जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो अ, मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने भी अपनी फ़ौजें और इंडिया ने भी अपनी फ़ौजें भेज दी। 1 साल तक जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो रहा। अब सुनने में आया है कि ये जो यूपी के अंदर मुशर्रफ साहब की जो ज़मीन है, ये उनकी आबा-ओ-अजदाद की मतलब आखिरी ज़मीन समझी जा रही है और इसको एनिमी कंसिडर करके बेचना शायद सीधी बात है एक जो लैंड है उसका अगर मालिक कोई नहीं है, तो उसको फिर कैसे बेचा जाए? अगर उसका भारत में मालिक नहीं है, उसका मालिक पाकिस्तान में है, ओनर पाकिस्तान में है और इंडिया को अब वो बेचनी है और इंडिया कह रहा है कि दोनों मुल्कों के कवानीन मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के कवानीन इस हवाले से मौजूद हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर ये एक इंडिया के कानून के अंदर जो एनिमी प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट हुई थी जो 2017 में आई थिंक पास हुई थी, पार्लियामेंट ने की थी। कि जो एनिमी जो कस्टोडियन है या जो ओनर है एनिमी प्रॉपर्टी का, वो ज़ाहिर बात है स्टेट होती है। और सुनने में ये आ रहा है कि उस वक़्त इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कि एनिमी उसको कहा जाता है इंडिया के अंदर जिस मुल्क या एनिमी प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है इंडिया के अंदर जिस मुल्क का शहरी इंडिया से जंग कर रहा हो। ठीक है जी। और कहा जाता है कि इंडिया का जो लॉ ऑफ सक्सेशन है, वो एनिमी प्रॉपर्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसमें वो जो लीगल होता है ना कि लीगैलिटी होती है कि जी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, लीगल है को एंड ऑल दैट, वो वो दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ पॉसिबल इन दिस केस। सो ये एक तो ये चीज़ होगी। ख़ैर एनी हाउ अब जैसे मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये है, मुशर्रफ साहब की बाओ-अजदाद की ज़मीनें हैं और मुशर्रफ साहब जो हैं वो इंडिया में इंतहाई पॉपुलर थे और पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह ये पसंद किया जाता है कि एक तो ये बोल्ड था, बोलता था, जवाब देता था। इंडिया के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर जाके बोलता हो और खुल-खिला के बोलता हो, डरते थे। मुशर्रफ एज़ ए प्रेसिडेंट भी नहीं डरता था और जब रिटायर्ड होके जाता था इंडिया, तब भी नहीं डरता, बड़ा खुल-खिला के बोलता था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव है या बाकी जो भी लोग होते थे बुलाते थे, उस वक़्त तो ज़रा खुला माहौल था। अब ज़ाहिर बात है अलाउ नहीं है।
और मैं अभी सोचता हूँ कि अगर अगर मुशर्रफ की तरह कोई पाकिस्तानी बंदा हो, जो वहाँ पे जाके बोले तो वो कौन हो पाकिस्तान से? क्या बिलावल भुट्टो हो या बाकी लोग, मेरा नहीं ख्याल हर बंदा जो है वो डिप्लोमैटिक बात करेगा। मुशर्रफ थोड़ी खुल-खला के बात करता था, ठीक है जी? और दुनिया के मीडिया, अमेरिकन्स को, सबको जिस ये जो है ना वो चीज़ है। अब सुनने में आया है कि ये जो लैंड है इस हवाले से जो मुशर्रफ थे और उनकी जो वालिदा थी क्योंकि उनकी पैदाइश वहाँ हुई थी। उनके वालिद का नाम था सैयद मुशर्रफुद्दीन, ठीक है जी? और उनकी जो वाइफ़ हैं मुशर्रफ की वालिदा कुछ अर्सा पहले ही फ़ौत हुई हैं। और परवेज़ मुशर्रफ ने आपको पता है 2001 में सदर बने थे और फिर उसके बाद ये सारा हुआ और बड़ी जनरल मुशर्रफ की बड़ी कंट्रोवर्शियलिटीज़ भी हैं एंड ऑल दैट ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल आपको एक मैं आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता हूँ, जो कि मुशर्रफ साहब के हवाले से है। इस वक़्त इंडियन मीडिया जो है उसको थोड़ा गलत रिपोर्ट कर रहा है। वो इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने पहली दफ़ा ये एक्सेप्ट किया है कि कारगिल वॉर में हम थे। नहीं, आसिम मुनीर ने पहली दफ़ा नहीं कहा, ये जनरल मुशर्रफ ने पहली दफ़ा कहा था। आसिम मुनीर ने माइट हैव सेड दिस आप इसमें जाएँ गूगल करें, जनरल मुशर्रफ की वीडियोज़ मैंने खुद देखी हैं जहाँ पे वो खुद कह रहे हैं आई थिंक मिलिट्री अकेडमी काकुल में एक वो खिताब कर रहे थे, उधर उन्होंने ये कहा था। और आपको पता है मुशर्रफ साहब तो कारगिल के सारे वो हैं जो आर्किटेक्ट, ठीक है? अब मुशर्रफ साहब को कारगिल की वजह से भी याद किया। सो बड़ी मुशर्रफ ने आपको पता है एक दफ़ा ये भी बताया था कि मुशर्रफ साहब जो है इंडिया चले गए थे और वो किधर सियाचिन में। वो एक रात कहते हैं मैं उधर इंडिया रह तो कहते हैं आप लोगों को पता ही नहीं चला। आप ये भी एक वो इंडियन मीडिया में बात बड़ी चली कि जनरल कि ये कह रहा है कि एज़ एन आर्मी चीफ मैं सियाचिन गया और उस पोस्ट पे जहाँ पे वो एक आखिरी पोस्ट थी, तो लेकिन वो इंडिया के अंदर हमने अब सेटअप लगाया और वहाँ जाके हम रहे। दिस इज़ व्हाट ही सेड। बहरहाल वो रहे या नहीं रहे, आई डोंट नो बट एज़ ही इज़ अ फॉर्मर आर्मी चीफ, ही सेड दिस सो पीपल बहरहाल अब क्योंकि कारगिल की भी ये अहमियत है, कारगिल की अहमियत ये है कि कारगिल वॉर जो है ये भी कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने हमसे पूछे बगैर ही सारा कुछ कर लिया था। ठीक है जी। अ अ, अब जो जनरल आसिम मुनीर ने आज जो बात की और जो बातें कर रहे हैं कि जी बेशक 1938 की जंग हो, 65 की हो, 71 हो, कारगिल वॉर हो, सियाचिन हो, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है? सो बेसिकली वो यही कह रहे हैं। सो नवाज़ शरीफ ने उस वक़्त मुशर्रफ के बारे में ये कहा था कि भई मुशर्रफ साहब जो है वो इसने मुझसे पूछे ही बगैर ही कारगिल प्लान तैयार कर लिया। बेसिकली ये लाइट इन्फेंट्री के लोग थे और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे। इनको मुजाहिदीन बना के ऊपर भेज दिया और कहा कि ये तो वो हैं मुजाहिदीन हैं, इन्होंने चोटियाँ ले ली हैं, ऊपर जाके पकड़ ली हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको पता है फिर उसके बाद मुशर्रफ की और नवाज़ शरीफ के हालात ख़ैर ख़राब हो गए, फिर इसमें अमेरिकन्स आ गए, एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन इंडियंस कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने पब्लिकली एंड ऑफ़िशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी डायरेक्ट कारगिल वॉर में रही है, क्योंकि पाकिस्तान यही कहता है मुजाहिदीन है और कई लोग फिर कहते हैं कि जी वो देखो पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ लड़े बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ा तगड़ा लड़े। और और उसमें एक आई थिंक भारत के एक जनरल बाजवा साहब का भी नाम आता है ब्रिगेडियर बाजवा आई थिंक उनका भी नाम आता है कि उन्होंने उनकी जो जो थी एक ऑफिसर आई थिंक कर्नल शेर उनकी डेड बॉडी में खत भी लिख के भेजा कि आपका ऑफिसर बड़ा शरफ ने जिसे कहेंगे ना बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश भी की, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात बनाने की उसने कोशिश भी की और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ये हम अगर हम ये समझें तो अच्छे ताल्लुकात हो गए थे लेकिन फिर ये 2007-8 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई हालात ख़राब हो गए, जब हमले हो गए वहाँ पे पार्लियामेंट में और मुंबई में आई थिंक उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी वाज़ फॉरेन मिनिस्टर था, तो वो इंडिया के अंदर मौजूद और हमले हो गए। ये चीज़ें जो हैं वो
वो अब एक तरफ मुशर्रफ साहब की आज जो है वो प्रॉपर्टी को किया सेल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें इंडिया से ये खबर आ रही है कि इंडिया ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान ने आज फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? सो मुशर्रफ का अगर देखा जाए तो मुशर्रफ की बड़ी लंबी-चौड़ी वो रही है, इंटरफेरेंस रही है। और मुशर्रफ साहब जैसे मैंने बताया बोल्ड था। मुशर्रफ की को क्रेडिट जाता है एज़ एन आर्मी मिलिट्री डिक्टेटर होने के नाते। उसको ये क्रेडिट जाता था कि उसने पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद कर दिया और आपको पता है मीडिया भी इंडिया की वज़ह से आज़ाद किया। वो वो उसकी भी एक स्टोरी सुन लें आप। उसकी स्टोरी ये है कि मुशर्रफ साहब जो थे जब वो एज़ एन बने आई थिंक कारगिल वॉर थी या 2001 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें क्या हुआ कि इंडिया के पास तो ठीक है दूरदर्शन के अलावा भी चैनल थे। पाकिस्तान के पास सिर्फ ईटीवी था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो अपना मीडिया पे हुकूमतें प्रोपेगेंडा करती हैं, अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव बेचती हैं। तो उन्होंने अपना बेचा नैरेटिव। तो मुशर्रफ ने ये कहा कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पीटीवी को कोई सुनता नहीं है। तो प्राइवेट मीडिया होना चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। तो मुशर्रफ ने क्या किया उसने कहा जी प्राइवेट मीडिया हो। तो फिर उस वक़्त जो अखबारें थी, अगर आप लोगों को पाकिस्तान में पता हो जियो एक चैनल खुला जो कि एक अखबार दी न्यूज़ और जंग ग्रुप का था। उसने वो चैनल खोला। फिर उसके बाद और बड़ी खबर लेकिन मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मीडिया की बुनियाद रखी। हालाँकि वो मिलिट्री डिक्टेटर था, लेकिन बाद में उसने मिलिट्री मीडिया को बंद भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन फिर वो मीडिया इतना आज़ाद हो गया कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ़ौज के लिए एट टाइम्स कई दफ़ा मीडिया को मैनेज करना ही होता है कि मैनेज कैसे करना है। अभी वो मीडिया मैनेज नहीं हो रहा था कि सोशल मीडिया आ गया। ठीक है जी। सो मुशर्रफ के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो मीडिया जो है वो खुल-खिला के आज़ाद हुआ। उसने मुशर्रफ मीडिया ने बड़ी तरक्की की, बड़ा बोला मीडिया और पाकिस्तान में उसकी वज़ह से बहुत खुशहाली आई। एक सहाफ़ी अमीर हुए। सहाफ़ियों को तो पैसे क्यों नहीं मिलते थे। सो वो सारे के सारे मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करते थे कि मुशर्रफ की वज़ह से हम जो है ना वो आज अच्छी सैलरी ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आया है, पैसा आया है। 2-2 4-4 करोड़ रुपए, 2-2 3-3 करोड़ रुपए सहाफ़ियों को सैलरी मिल रही है। पाकिस्तान में सहाफ़ी बहुत दे आर वन ऑफ द वेल पेड। कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो भी जिसे कहते हैं ना कई लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है वो भी। जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, बाकी लोग हैं, तो वो भी नैरेटिव बनाते हैं। जो कई ऐसे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक बात कर दें तो उसको फिर पूरा पाकिस्तान उसको बोलता है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन भी मौजूद जो है वो है। सो ये मुशर्रफ के हवाले से बड़ी चीज़ें हैं लेकिन इंडियन मीडिया ये जो बात कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने पहली दफ़ा बात की है। ये आसिम मुनीर साहब ने पहली दफ़ा बात नहीं की। ये जनरल मुशर्रफ पहली दफ़ा बात कर चुके हैं लेकिन आई थिंक जनरल बाजवा जो पिछले आर्मी चीफ थे उन्होंने बात नहीं की। देखिए जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ही इज़ अ टफ गाय इन अ सेंस कि ही वो जिसे कहते हैं ना कि उनके बारे में है कि वो गुस्से के बड़े ढाढे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑब्ज़र्वेशन की, जैसे इमरान खान को देख लें, जो आजकल उसके साथ हो रहा है। इवन कि विदिन द आर्मी फॉर्मर डीजीआईएसआई को जो है वो धर लिया गया है और कहा गया है कि भाई तुम क्या करते रहे हो? तुमने जो है वो अपने फ़ौज का इस्तेमाल किया अपने पर्सनल गेन्स के लिए। एंड देन इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होने वाला है और वो सिर्फ़ आसिम मुनीर की वजह से है कि आसिम मुनीर इज़ अ वेरी टफ गाय। वो कहता है कि नहीं भाई मैं इस चीज़ में नहीं छोड़ूँगा किसी को। सो वो ऑन इंडिया और देखें दूसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के कौन से अच्छे ताल्लुकात हैं। एक अगर जस्ट बात की जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो गुडविल जेस्चर भेजे या पैगाम भेजे कि नहीं जी हमने मिलिट्री ने नहीं किया था एंड ऑल दैट। पाकिस्तानी मिलिट्री को जैसे इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिलिट्री हो, सिविल हो, पॉलिटिशियंस हो, उनके अंदर एक सेंस ये इमर्ज कर रही है कंटिन्यूअसली कि अब हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया की। क्योंकि वो कहते हैं यार जब वो हमसे बात ही नहीं कर रहे तो हम किस चीज़ की परवाह लेके बैठे रहें कि जी हमने बात करनी है और उन्होंने बात नहीं करनी। सो वी आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सेंस्ड। और मैं लोगों से मिलता रहता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। और व्हेन वी टॉक फॉर हम उन लोगों में से हैं दोज़ हू टॉक पीस
एडवोकेट हैं पीस के और कह रहे होते हैं कि नहीं, नहीं इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे-तैसे भी हों, बेहतर होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं तो हम लोगों से जब बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है उस चीज़ का कि जिसे कहते हैं ना, हमें जो अंदाज़ा होता है वहाँ से हमें पता चलता है कि नहीं, नहीं भई ये तो और लेवल की बात है। यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना, माहौल बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सो अनटिल एंड अनलेस कि अगर हम माहौल नहीं बना पाते और माहौल बनाने के लिए भी फिर आपको पता है एक सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इट्स नॉट एन ईज़ी गेम, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग ये सारा कुछ करना। सो मेरा ख़्याल है इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने भी सोचा कि लेट्स डिस्कस इट। एक पुरानी चीज़ है लेकिन इंडिया क्योंकि वो कहता है जी कि हमने ये जंग जीती, अमेरिका ने इस जंग को बंद करवाया, पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, फिर अमेरिका से रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म खुद अमेरिका गए जाके की क्लिंटन से ये बंद करवाओ, इंडिया ने बोफोर्स गन्स जो थी रशिया से मंगवाई थी वो इस्तेमाल की। पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने डेड बॉडीज़ नहीं उठाई, जो एक इंडिया का नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान डेड बॉडीज़ नहीं उठाई। ये अब इसको वो ऐसे समझते हैं कि ये हमारी बहुत कामयाबी है। हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जी हमने डेड बॉडीज़ पाकिस्तान ने नहीं उठाई थी और हमने उनको इतना मारा। सो दे टेक इट एज़ अ प्राइड। सो नॉर्मली जो जनरल्स होते थे या जो पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया जाता था। लेकिन जो पाकिस्तान के लिखारी हैं, राइटर हैं, मीडिया पर्सन हैं, वो ये सारे ज़रूर चीज़ कहते थे कि कारगिल वाज़ एन अननेसेसरी वॉर। इट वाज़ नॉट अ प्लान दैट शुड हैव बीन मेड बाय जनरल मुशर्रफ बट शायद उस वक़्त मुशर्रफ जो था ही वाज़ एन एम्बिशियस जनरल एंड बोल्ड जनरल था, तो वो ये सारी चीज़ें वो कर सकता था और करना चाहता था और उसने फिर की और लेकिन जब एक्चुअल पावर अपने हाथ में आई तो फिर अमन की बात करना शुरू कर दी। आपको याद होगा 4 पॉइंट फार्मूला मुशर्रफ के दौर में बड़ा करीब-करीब हम पहुँचे हुए थे, लेकिन समहाउ इट डिडन्ट वर्क। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर बट इंडिया की ये जो ऑक्शनिंग है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग।